सबके साथ स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रपति पद, योग्यता, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप इस वीडियो के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं, ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी होती है, वहाँ से इसकी तुलना की जाती है। और प्यारे दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितने भी भारत के अंदर आदान प्रदान या कोई भी व्यक्ति भारत आता है, भारत से बाहर जाता है, और सब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं आता या जाता। तो चलता हूँ मैं सारे के सारे टॉपिक्स, सारी की सारी मेन बात इस पर इसलिए लिख दी जिससे कि समय बचे और मैं हर टॉपिक को आपके सामने आसानी से क्लियर कर सकूँ। मैंने देखा यहाँ पर जो ये लिखा है अनुच्छेद, ये मतलब अनुच्छेद है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत कौन सा पद, क्या बातें भारत से राष्ट्रपति से रिलेटेड है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति देश का संवैधानिक पद है, देश का संवैधानिक एक पद है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में रखा गया है। लिया कहाँ से गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचक मंडल रखा गया है कि कैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे कौन इसमें क्या क्या इसमें कंडीशन होनी चाहिए और क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना भी चाहता है, तो कम से कम उसको 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसको कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना बेहद ज़रूरी है और 50 सांसदों के समर्थन के साथ उनके हस्ताक्षर सहित वो चुनाव आयोग में अपनी राष्ट्रपति पद की दावेदारी को साबित कर सकता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये वाला भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? समानुपातिक प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। और प्यारे दोस्तों, चुनाव में भाग लेता कौन है? सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, कौन हिस्सा लेता है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, निर्वाचित शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि राष्ट्रपति क्या लोकसभा के 2 सदस्यों को और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग बिल्कुल भी नहीं लेते, उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया जाता। इसलिए इन 14 सदस्यों को छोड़कर बाकी जो सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में बचते हैं, वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला टॉपिक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल रखा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का तो होते ही, लेकिन राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। और अगर जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए ही मनोनीत किया जाए या राष्ट्रपति का 5 साल के लिए ही निर्वाचन किया जाए, समय से पहले भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया भारत के संविधान में रखी गई है
किस प्रक्रिया के तहत होता है वो अगले टॉपिक में क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा योग्यता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस के जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये योग्यता उसकी अहम होती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, महाभियोग। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्यकाल उसका 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अपने पद की गरिमा या अपने पद का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है या मिसयूज कर रहा है तो राष्ट्रपति को उसको पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप हटा दोगे, उससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होते हैं? संसद के कम से कम 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर देते हैं, लिखित सूचित कर देते हैं कि आपके खिलाफ हम महाभियोग चलाने जा रहे हैं। क्यों चलाने चाह रहे हैं वो भी रीजन बताते हैं। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले संसद के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा लिखित में राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 72, जिसको कहते हैं क्षमादान। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, संवैधानिक रूप से यह अधिकार है, वो किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है या किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों के बीच किसी मुद्दों को लेकर कोई सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत। अगला अनुच्छेद है 110। अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार उसको मिलेगा है? अनुच्छेद 110 के तहत ये अधिकार उसको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी क्या होता है? ऐसे समय में जब संसद की कार्रवाई नहीं चली होती, संसद की कार्रवाई मतलब लोकसभा राज्यसभा की कोई भी बैठक नहीं होती, ऐसे समय में अगर कोई कानून देश के लिए, कोई कानून देश में लाना बेहद जरूरी है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपनी तरफ से उस कानून को जारी कर देता है, जिसको कहते हैं अध्यादेश जारी करना। इसके बाद आगे चलते हैं हम अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मुद्दे पर सलाह कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह को माने या ना माने। हाँ, किसी भी मुद्दे पर चर्चा या सलाह जरूर ले सकता है और अनुच्छेद 143 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ये तीनों अनुच्छेद क्या है? आपातकाल से संबंधित है और ये आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 352, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको अनुच्छेद आपातकाल के बारे में बताया था कि आपातकाल को बहुत ही बारीकी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप इससे पहली वीडियो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपातकाल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, फिर भी यहाँ बताता हूँ। आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राजकीय आपात होता है। राजकीय आपात पूरे देश में अगर इमरजेंसी लगती है, ऐसे समय पर यदि बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति बन गई हो या भारत के अंदर कोई आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और भारत में अब तक का 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। आता है राज्यापात। राज्यापात का मतलब ये एक किसी विशेष राज्य से जुड़ा होता, ये किसी विशेष राज्य से जुड़ा होता है। यदि किसी विशेष राज्य में, भारत के अंदर 29 राज्य हैं, 29 राज्य में से यदि किसी एक राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह या वहाँ की सरकार शासन संभालने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री की सलाह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ये भी बता दूं, सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब राज्य में लगा था और सबसे अधिक बार भी राष्ट्रपति जो लगा है वो पंजाब राज्य में लगा है। आगे आते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।
यदि भारतीय सरकार के पास कोष में किसी महामारी से या किसी स्थिति या किसी संकट से निपटने के लिए उसके पास कोष में पैसा ना हो, धन का अभाव हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर वित्तीयपात की घोषणा कर सकता है। और प्यारे दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि आज तक भारत में वित्तीयपात एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, वित्तीयपात की घोषणा आज तक एक बार भी नहीं हुई। आगे चलते हैं। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ देश का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। लेकिन त्यागपत्र अगर राष्ट्रपति देता है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। और हाँ, ऐसी उपस्थिति में, आकस्मिक उपस्थिति में, राष्ट्रपति के बीमार पड़ जाने पर या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे पर या आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद की देखरेख उपराष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो संसद का उच्च सदन है, और लोकसभा के 2 सदस्यों को जो संसद का निम्न सदन कहलाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ। राष्ट्रपति को वैसे बहुत अधिकार है, असीम अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए संवैधानिक रूप से। लेकिन बात नियुक्ति की करते हैं तो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजदूतों को, जो विदेशी राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आयोग जैसे SC/ST आयोग, पिछड़ा आयोग, OBC आयोग, जितने भी आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तीनों सेनाओं के प्रधानों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनका जो कुलपति है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति को बहुत अधिकार, असीम अधिकार है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का, जैसे कि आपको पता है कि संवैधानिक पद है और सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपये प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को जितनी भी सुविधाएं होती हैं सब निःशुल्क प्रदान की जाती है। जो भी उनके जीवन से संबंधित सुविधाएं होती हैं सब निःशुल्क प्रदान की जाती है। दूसरा, ये 1.5 लाख रुपये प्रति माह जो वेतन है, जो 1.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन कर मुक्त होता है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। और रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाती है और साथ साथ उसके आवास की व्यवस्था भी की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, देश का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वर्तमान राष्ट्रपति आज के, अगर हम 2020 की अगर हम बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के माध्यम से मैंने राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का जो पद, उसकी गोपनीयता, उसकी योग्यता, शपथ, अधिकार, ये सारे के सारे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच शेयर किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।